हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टाफिंग का मीनिंग, डेफिनेशन। देन उसके बाद हम समझेंगे स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। क्या है स्टाफिंग का मीनिंग? देखिए, स्टाफिंग का मीनिंग होता है राइट समय पर राइट जॉब करने के लिए राइट क्वालिफिकेशन वाले राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट जॉब करने के लिए ढूंढना। यही क्या है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग मीन्स finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो कि हमें दी है फ्रेंच वेंडल ने। स्टाफिंग की डेफिनेशन देखिए क्या है। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resource of the organization। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमारा जो एम्प्लॉय होता है वही हमारे लिए क्या है, ह्यूमन बीइंग है। सो फ्रेंच वेंडल ने क्या कहा है डेफिनेशन में? देखिए, फ्रेंच वेंडल जी कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उस एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उस एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना, उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना, उस एम्प्लॉय को बेटर यूटिलाइज करना और उसको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करना ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर स्टाफिंग। तो अब हम स्टाफिंग का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ लेते हैं और वी कैन से स्टाफिंग की सिग्निफिकेंस या फिर बेनिफिट स्टाफिंग की या फिर इम्पोर्टेंस स्टाफिंग की वो क्या है। देखिए, नंबर 1 है फिलिंग द रूल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टाफिंग जो है वो बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? सो दैट आपकी जॉब पोजीशन को, ऑर्गेनाइजेशन की जॉब पोजीशन को फिल किया जा सके। लेकिन अगर आपके पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय नहीं आता है, आप कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपॉइंट नहीं करते हो, तो उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने का कोई फायदा नहीं है। सो स्टाफिंग आपकी हेल्प करती है कॉम्पिटेंट पर्सनल को ऑब्टेन करने में एंड आफ्टर दैट यू कैन फिल द वैकेंट जॉब। देखो क्या हुआ, कॉम्पिटेंट पर्सनल आएगा और आपने राइट टाइम पर राइट बंदे को राइट रोल दे दिया, राइट जॉब पोजीशन दे दी, तो इसी से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर पाती है। नेक्स्ट इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देखिए, स्टाफिंग जो है वही हमारे इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायर परफॉर्मेंस आए। अब हायर परफॉर्मेंस कब आएगी? जब आप राइट बंदे को राइट जॉब पर प्रॉपर तरीके से अपॉइंट करोगे। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए आपको उस बंदे की क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। सो आपको क्या करना है? स्टाफिंग का बेनिफिट क्या है? स्टाफिंग का बेनिफिट ये है कि हम राइट जॉब पर राइट पर्सन को प्लेस कर पाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? वो है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। देखिए, अगर आपने एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट किया तो इससे क्या होगा? इससे इंश्योर हो जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल करना अपने एम्प्लॉय का। यानी जो आपने एम्प्लॉय यहाँ पर अपॉइंट किया है वो, क्योंकि आपने एफिशिएंट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है तो वो सर्वाइव भी कर पाएगा और ग्रो भी कर पाएगा। और अगर सारे एम्प्लॉय आपने ऐसे ही अपॉइंट किए हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग रन में और ग्रो भी कर पाएगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एम्प्लॉय के एफर्ट से ही क्या करती है? ग्रो करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, मैन पावर की बेटर प्लानिंग अगर आप करते हो, जॉब एनालिसिस अगर आप अच्छे से करते हो, तो उसी के बाद आप फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई हमें कितने बंदे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट काम करने के लिए कितने बंदों की जरूरत है।
So if good staffing are there, then there is no wastage of money. अब वेस्टेज ऑफ मनी कैसे रुक पाएगी? देखिए, अगर आपने बेटर तरीके से स्टाफिंग का काम किया है तो ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर यूटिलाइजेशन होगा पर्सनल का, यानी वो ओवरलोड भी नहीं होंगे, और दूसरा आपके यहाँ ओवर मैनिंग भी नहीं होगी, मतलब ज्यादा एम्प्लॉय भी आप बेकार में अपॉइंट नहीं करोगे। सो नेक्स्ट बेनिफिट हमारा क्या है? स्टाफिंग का नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्प इन कंपीटिंग। देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कंपटीटर के साथ कंपटीशन कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ एफिशिएंट स्टाफ है, एफिशिएंट स्टाफ आपके लिए अच्छा काम करेगा तो आप मार्केट में अपने कंपटीटर को कंपटीशन दे पाओगे, और इससे आपकी कंपिटिटिव स्पिरिट जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, स्टाफिंग फंक्शन वो सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है कि भाई हमें अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर अपॉइंट कर देना, काम खत्म हो गया। नहीं, इसमें ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का प्रमोशन, उसको दिया जाने वाला कंपनसेशन, बहुत सारी और एक्टिविटी भी आती हैं। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज को राइट टाइम पर ट्रेनिंग भी दे देंगे, प्रमोशन करेंगे, उसका कंपनसेशन उसको सही देंगे, तो दैट्स वाई क्या होगा, एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बूस्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई हो जाएगा, उसका मोरल बूस्ट होगा, तो वो भी इंप्रूव करेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन। देखिए, जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे फंक्शंस को शुरू कौन करता है? उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कौन करवाता है? आपका ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराओगे तो बाकी सारे फंक्शन भी जो हैं वो अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इस स्टाफिंग के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब एक चीज और यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए, स्टाफिंग को हम एक लाइन एक्टिविटी भी बोलते हैं। अब लाइन एक्टिविटी कौन सी होती है? जो फंक्शन होते हैं हमारे मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे क्या हैं? ये फंक्शन है मैनेजमेंट की। तो इसी तरीके से हमारी स्टाफिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। दैट्स वाई इसको हम लाइन एक्टिविटी बोलते हैं और इसको स्टाफ एक्टिविटी भी बोलते हैं। भाई, स्टाफ एक्टिविटी कौन सी होती है? जो कि पूरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी होती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक पूरा मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता है। तो इसी तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक पार्ट है जो कि पूरे स्टाफ से मिलकर के चलता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको एक स्टाफ एक्टिविटी भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से। मतलब आपको ये देखना है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, नियर फ्यूचर में आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें उनको अपॉइंट करना है। और अपॉइंट करना है, ये पॉलिसी बनाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बैकवर्ड क्लासेस से कितने लोग होने चाहिए, जो वुमेन वर्कर्स होती हैं वो कितनी होनी चाहिए, माइनॉरिटी वाले कितने होने चाहिए, सब आपको सोचना पड़ता है। तो जब भी आप मैन पावर की एस्टिमेटिंग करेंगे, उसका अनुमान लगाएंगे कि भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो इसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करने होते हैं। उसमें पहला एनालिसिस होता है वर्क लोड एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं? दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब इसमें आप ये देखेंगे, ये एनालाइज करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की और जरूरत है या कितने टाइप के काम करने वाले बंदों की जरूरत है। दूसरा एनालिसिस करोगे आप वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी वर्कफोर्स है, आप उसको क्या करोगे? एनालाइज करोगे
क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जो आपने रखे हुए हैं, उनको पहले ये देखो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ओवरबर्डन हो या वो अंडरबर्डन हो। तो आपको वर्कलोड एनालिसिस भी करना है और फिर अपने वर्कफोर्स का वर्क एनालिसिस कि वो ओवरबर्डन या अंडरबर्डन तो नहीं है। उसके बाद आप इन दोनों एनालिसिस को क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय अंडरबर्डन है उसको आप और वर्क दे दो, यानी इन दोनों को आप मैनेज कर लो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और बंदों की जरूरत है, तो आप इसके लिए पॉलिसी बनाओ कि भाई किस तरीके से हमें क्या करना है, और बंदों को अपॉइंट करना है। अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई एम्प्लॉय जो है वो अंडरबर्डन है, उसके पास काम ही नहीं है, तो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज को आप हटाओ फिर। तो ये कंपैरिजन आप करोगे। ये सब करने के बाद आप क्या कर पाओगे, अपने यहाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन कर पाओगे कि भाई आपको कितने और बंदों की जरूरत है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, ये देख लिया, ये एनालाइज कर लिया कि हाँ हमें और बंदों की जरूरत है, देन स्टेप स्टार्ट होता है अगला, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट मीन्स inducing the people to apply for the job in the organization। देखिए जो मैनेजर है उसने देख लिया कि भाई उसे कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने टाइप के एम्प्लॉय उसको चाहिए, तो अब वो कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। क्यों भाई? वो ऐसा क्यों चाहता है? ताकि उसे क्या मिल सके, उसे बेटर चॉइस करने का मौका मिल सके, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा चॉइस हो, वो उनमें से बेटर कैंडिडेट को क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो चलिए आपने रिक्रूटमेंट तो कर लिया। अब जिन बंदों ने आपके यहाँ वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए अप्लाई किया है, उनका आप क्या कराओ, टेस्ट कराओ, रिटन टेस्ट कराओ, इंटरव्यू कराओ। और इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसके थ्रू आपको जो आपके यहाँ अवेलेबल, जिन लोगों ने आपके यहाँ फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने आपके यहाँ का टेस्ट क्लियर कर लिया है, उनमें से आप बेस्ट अवेलेबल एम्प्लॉय को क्या करो, या कैंडिडेट को क्या करो, सेलेक्ट करो। देखिए इससे क्या फायदा होता है? इससे ये भी फायदा होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसको सीरियसनेस पता चल जाती है कि भाई उसके लिए इतना लंबा चौड़ा सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसका मतलब उसकी जो जॉब पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी अपनी जॉब को सीरियस लेना शुरू कर देगा आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप स्टार्ट होता है, देखिए सबसे पहले फिर से देख लीजिए, पहले हम मैन पावर को एस्टिमेट करेंगे कितने लोग चाहिए, फिर हम उन सबको यानी मार्केट में या आपकी जो सोसाइटी है उसके लोगों को मोटिवेट करेंगे अखबार वगैरह में ऐड दे करके कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर हम उन सबका सिलेक्शन टेस्ट वगैरह कराएंगे ताकि उनमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकें। अब अगर हमने बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया टेस्ट वगैरह सब कराने के बाद, तो अब हम क्या करेंगे, उस बेस्ट कैंडिडेट को जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने सेलेक्ट किया है वहां पर उसको भेजेंगे। यानी हम उसको एक लेटर दे देंगे कि भाई जाइए और वहां पर वैकेंट जॉब पोजीशन है, उस वैकेंट जॉब पोजीशन को आप ऑक्यूपाई कीजिए, उसको फिल कीजिए। इसके साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा नया एम्प्लॉय आता है उसका ओरिएंटेशन भी कराते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। कई बार जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो क्या होता है, सुपीरियर जो होता है वो ले जाता है अपने नए एम्प्लॉय को और सारे स्टाफ से क्या करा देता है, उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसका वेलकम करने के लिए एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर देती है। सो प्लेसमेंट मतलब उसको राइट प्लेस पर प्लेस कर देना कि भाई ये वैकेंट जॉब पोजीशन थी, आपको ये वाला प्लेस फिल करना। और ओरिएंटेशन मतलब उसको इंट्रोड्यूस करवा देना ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को जान सके और ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उसको जान सकें। तो अब उसका अपॉइंटमेंट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई उसको काम करने में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। चलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी ट्रेनिंग करा दो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब भी उसको थोड़ा सा और ट्रेंड कर दो, सो दैट फ्यूचर में वो ग्रो कर सके, यानी उसका डेवलपमेंट कराना पॉसिबल हो। सो उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि उसकी स्किल एनहांस हो जाए और वो भी एक दिन क्या हो जाए, टॉप लेवल पर पहुंच जाए।
तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो यही सब काम किए जाते हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में चल रही हैं, उन सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसके बाद भी स्टाफिंग की प्रोसेस के स्टेप्स चलते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आया है वो काम कर रहा है, उसको हमने बता दिया कि भाई उसका क्या काम है, उसकी जॉब का क्या स्टैंडर्ड है, उससे क्या क्या काम करने की उम्मीद की जा रही है। तो अब जो उसका सुपीरियर होगा, जो उसका मैनेजर होगा, उसको काम करते हुए देखता रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, नॉर्मली 1 साल के बाद या अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है, तब उसकी परफॉर्मेंस को पूरा एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमने उसको बताए थे, उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर उसका जो काम है वो फिट बैठता है या नहीं। इसके लिए क्या की जाएगी, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसको हम कई बार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा और उसकी फीडबैक को बना के रखेगा, उसको पॉइंट्स देगा। सो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो एम्प्लॉय है आउट ऑफ 10 वो या 100% में से वो कितना परसेंट फिट बैठा है या कितना परसेंट वो अनफिट है। तो अगर वो अनफिट है तो उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है, ये पता चल जाएगा। अगर वो बढ़िया से फिट है तो हम उसके लिए आगे फ्यूचर में प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग कर पाएंगे। देखो, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अगर बंदा एम्प्लॉय अच्छा है, आपका एम्प्लॉय अच्छा है, कैंडिडेट आपका अच्छा है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप उसको हायर जॉब पोजीशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, उसको प्लेस करो हायर जॉब पोजीशन पर। वहां पर उसको क्या मिलेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा। तो उसकी अपार के बेसिस पर आप उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जनरली जो फीडबैक रिपोर्ट जाती है उसी के बेस पर उसका प्रमोशन या उसको हायर जॉब पोजीशन पर ले जाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसका करियर भी फ्यूचर के लिए प्लान हो गया और हमने उसको प्रमोशन भी कर दिया। फिर एक बात का और ध्यान रखा जाता है स्टाफिंग प्रोसेस में, वो है कंपनसेशन। देखिए, कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेशन होता है प्राइस ऑफ द जॉब। आपका जो एम्प्लॉय होता है वो काम कर रहा होता है पैसा कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। ठीक है, तो जो कंपनसेशन उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसको मिलने वाला पे, या उसने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसको मिलने वाला रिवार्ड। इसके अलावा और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स जो होते हैं वो भी हम उसको दे सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट मिलती है उसको। डायरेक्ट पेमेंट में क्या आता है, उसकी वेजेस, उसकी सैलरी। इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या आता है, उसको मिलने वाली फैसिलिटी, जैसे इंश्योरेंस की फैसिलिटी, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी, ये सब आती है। तो जो मैनेजर होता है वो उसे देखो फिक्स करना चाहिए। क्या फिक्स करना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन, उसके टाइप ऑफ जॉब के अकॉर्डिंगली उसको सही कंपनसेशन मिले। अगर उसका प्रमोशन किया गया है तो उसका कंपनसेशन, उसकी सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखो, डायरेक्ट फाइनेंशियल जो पेमेंट होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है टाइम बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट जैसे सैलरी पर मंथ, पर वीक इस तरीके से मिलती है, वेजेस पर डे मिलती है, ये तो होती है टाइम बेस्ड पेमेंट। कुछ होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, जैसे आपने जितनी यूनिट बनाई उतना पैसा आपको दे दिया जाए। तो एक मैनेजर को स्टाफिंग प्रोसेस करते हुए ये देखना पड़ेगा कि भाई उसे अपने एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेशन देना है, क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉय को सही कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे तभी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा, सेटिस्फाई होकर के काम करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से अप्लाई की जाएगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर देगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक समझते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।